कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकल्प मिलाओ। 77 साल के आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सियासी दल खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कुछ पार्टियां खुलकर मुसलमान परस्त होने का ढोंग कर रही हैं, तो कुछ खुलकर उनका विरोध कर रही हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनसे तो 20 करोड़ मुसलमानों को वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जो हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं और जो आज भी खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बताते हैं, उन्होंने आज तक मुसलमानों का कितना भला किया है। क्यों देश का मुसलमान पिछड़ता ही चला गया और सियासी दल वोट बैंक की राजनीति ही करते रह गए? आखिर क्या वजह है जो मुसलमानों को अपना कोर वोटर समझने वाले सियासी दल भी आज तक उनका पिछड़ापन, उनकी गरीबी दूर नहीं कर पाए? साल 1952 में पहली बार देश में आम चुनाव हुए थे। उस वक्त भी बहुत कम ही मुस्लिम नेता चुनाव जीतकर भारत की संसद तक पहुंचे थे और आज तक हालात लगभग वैसे ही हैं। इसकी बड़ी वजह मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां हैं। ज्यादातर राजनीतिक दल मुस्लिम समाज को लेकर अपनी चिंताएं तो जाहिर करते हैं, लेकिन वो चिंताएं चुनाव के वक्त तक ही सीमित होती है। चुनाव होते ही मुसलमानों की चिंता हवा हवाई हो जाती है। असल में कोई भी उन्हें लेकर ज्यादा फिक्रमंद नहीं होता। देश में अक्सर मुसलमानों का नाम चुनावी फायदे के लिए लिया जाता है और फिर भुला दिया जाता है। यही वजह है कि आज 80% से ज्यादा मुसलमान आबादी ना तो ढंग से पढ़ लिख पाई है और ना ही समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बन पाई है, और संसद में पहुंचने वाले उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की गिनती तो ना के बराबर ही है। मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो इस चुनाव में भी चुनाव प्रचार के दौरान हिंदू मुसलमान का मुद्दा खूब जोर शोर से उछला। कोई सियासी दल पिछड़े वर्ग का आरक्षण भी छीनकर मुसलमानों को देना चाहता था, तो कोई उन्हें घुसपैठिया तक बता रहा था। इस चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी पूरी तरह हिंदुत्व के भगवा रंग में रंगी नजर आई और मुसलमानों से दूरी बनाई, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बता रहे थे। उन्हें यकीन था कि हिंदू उन्हें वोट दे न दे, मुसलमान जरूर वोट देगा। विपक्षी गठबंधन की चिकनी चुपड़ी बातों में मुसलमान काफी हद तक आते नजर आए, लेकिन हकीकत क्या है वो इससे बिल्कुल अनजान है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संसद से लेकर विधानसभाओं तक करीब 20 करोड़ की आबादी वाले मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करने वाले मुस्लिम नेताओं की गिनती 5% से भी कम है। आजादी के बाद से भले ही देश में मुस्लिमों की आबादी तेज रफ्तार से बढ़ी हो, लेकिन संसद और विधायिकाओं में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स घटे हैं। ऐसा क्यों है? क्या वजह है जो सियासी दल मुस्लिम समाज से दूरी बनाकर रखते हैं? क्यों सियासी दल मुस्लिम नेताओं को पार्टी टिकट नहीं देते? इसे आसान भाषा में समझाने के लिए आपको मौजूदा चुनाव के कुछ आंकड़े बताते हैं। सबसे पहले बात देश की सबसे पुरानी और मुस्लिम परस्त पार्टी कांग्रेस की। कांग्रेस ने इस बार सिर्फ 16 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने कुल 4% मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। पूरे इंडिया गठबंधन ने कुल 34 मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा, जबकि लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने सिर्फ 2 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। गुजरात और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट ही नहीं दिया। इससे पहले के चुनावों में वो कम से कम 1-2 सीटों पर प्रत्याशी उतारती रही है। सत्ताधारी बीजेपी ने तो इस बार सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। बात करें पिछले 2 चुनावों की तो 2014 और 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने कुल 13 मुसलमान उम्मीदवारों को लोकसभा का टिकट दिया था, जिनमें से एक को भी जीत नसीब नहीं हुई। इसी वजह से 2024 के चुनाव में बीजेपी ने पुराने सभी आंकड़े याद रखते हुए सिर्फ केरल की मलप्पुरम सीट से इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल सलाम को टिकट दिया है। अगर उन्हें चुनाव में जीत मिलती है तो 2014 के बाद से वो पहले ऐसे मुस्लिम प्रत्याशी होंगे जो बीजेपी की तरफ से लोकसभा पहुंचेंगे। एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही बीजेपी ने इस बार 430 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। जहां बीजेपी ने सिर्फ एक, तो वहीं पूरे एनडीए गठबंधन ने भी कुल 4 मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाया है। ये आंकड़े देखकर साफ पता चलता है कि राजनीतिक दल मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने से कितना कतराते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो चुनाव कोई भी हो, उसमें मुस्लिम प्रत्याशी कम उतारे जाने की वजह पार्टियों की तुष्टीकरण की नीति है। बीजेपी भले ही मुस्लिमों से दूरी बरतती आई है, लेकिन कांग्रेस, सपा और बसपा जैसी पार्टियां भी मुस्लिमों से लगाव का महज ढोंग ही करती हैं। कोई भी सियासी दल हो, वो टिकट उसी उम्मीदवार को देती है जिसकी जीत की संभावनाएं ज्यादा हो। चुनाव का टिकट देते वक्त पार्टियां कई बड़े फैक्टर्स को ध्यान में रखती हैं, जैसे उम्मीदवार की जाति, धर्म, आबादी और लोकप्रियता। अब थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं।
80 के दशक में राजनीतिक उठापटक के बीच कुछ आंकड़े सामने आए थे, जिनके मुताबिक देश की कुल आबादी में मुसलमानों की आबादी करीब 11% थी। उस वक्त देश की संसद में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 9% था, लेकिन आज मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 14% हो चुकी है और संसद में उनका प्रतिनिधित्व घटकर 5% से भी कम रह गया है। 2014 में यह आंकड़ा 4.23% था और 2019 में 4.97%। राज्यों की विधानसभा में भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं हैं, क्योंकि देखा जाए तो देश के 28 राज्यों की विधानसभाओं में से 4000 से ज्यादा प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, लेकिन यहाँ भी मुसलमानों की आवाज उठाने वालों की गिनती नाम के लिए ही है। मौजूदा वक्त में इन विधायिकाओं में कुल 6% ही मुसलमान हैं। यूपी, जिसे देश की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य माना जाता है, उसकी पूरी आबादी में करीब 16% मुसलमान हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर मुश्किल से 7% ही होंगे। इसकी बड़ी वजह क्या है? इसके जवाब में आपको सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट के बारे में समझना होगा। साल 2006 में कांग्रेस सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका नाम सच्चर कमेटी था। उस कमेटी ने सरकार को एक रिपोर्ट देते हुए बताया था कि देश में मुसलमानों की हालत दलित और आदिवासियों से भी ज्यादा खराब है। देश के मुस्लिम समाज के लोगों से साक्षरता, कमाई और हायर एजुकेशन जैसी बुनियादी चीजें काफी दूर है। कमेटी ने तब राजनीतिक रूप से मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वकालत की थी, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गई। रिपोर्ट आने के 18 साल बाद भी मुस्लिमों को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई जा सकी। अब इसके पीछे की वजह क्या है? कौन इसका जिम्मेदार है? इस पर टीका टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। जरूरत है तो ये बात समझने की कि अगर देश के मुसलमानों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है तो सच्चर कमेटी की उस रिपोर्ट को फौरन इम्प्लीमेंट करना होगा। मुसलमानों के पिछड़ेपन और दर्द को समझना होगा और इसके लिए देश की संसद में मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को बढ़ाना होगा। तभी वो लोग आगे आकर अपने समाज के कल्याण और उत्थान के बारे में सोच विचार कर उसमें सुधार कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार हो या विपक्ष, उन्हें भी हिंदू मुसलमान छोड़कर देश के हर नागरिक को एक नजर से ही देखना चाहिए। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।